हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके 2025 मीन 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं को कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कंकाली और संतुलित रासायनिक समीकरण। इन कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, हमने इनको पढ़ा है। ये असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण है जहां पर दोनों ओर इन अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती तो उसको कंकाली समीकरण कह सकते हैं, और जहां पर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है उसको आप क्या कह सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आप यहाँ पर पढ़ेंगे। योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, वियोजन अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। आप इनके प्रकार को जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद अगला आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ऊष्मा से भी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, जबकि ऊष्मा शोषी ऐसी अभिक्रिया होती है जहां पर ऊष्मा अवशोषित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पर दिया है हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए, मीन लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमने लिया है तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। मीन तेल और वसा वाले जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या चिप्स के पैकेट में भरी जाती है। तो ये पूछा गया नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस है और जो खाद्य पदार्थ होते हैं तेल और वसा युक्त ये क्या होते हैं, इनमें विकृत गंधिता हो जाती है, इनका स्वाद बदल जाता है और इनकी गंध जो होती है वो भी बदल जाती है ऑक्सीकरण के कारण। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए आप कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है संक्षारण क्या है और इसको रोकने के उपाय। संक्षारण होता है धातुओं को आप नमी वायु में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ये प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण को रोकने के लिए आप उस पर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, या फिर आप गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, मतलब कि जिंक धातु की आप उस पर परत चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है क्या होता है जब जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, और दूसरा उसमें लिया है जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं। तो ये आपको समीकरण यहाँ पर पढ़नी होगी कि कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, और फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है, यहाँ पर रंग परिवर्तन हो जाता है, नीले से हरा रंग बन जाता है। मीन जो कॉपर सल्फेट हो जाता है वो उसका कॉपर आयरन द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है हमने ऑक्सीकारक तथा अपचारक क्या है। ऑक्सीकारक और अपचारक की परिभाषा आपको पढ़नी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी यहाँ पर लिखनी है। विकृत गंधिता है, पीएच मान हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, सक्रियता श्रेणी है, मिश्र धातुएं हैं, खनिज अयस्क सजातीय श्रेणी, क्रियात्मक समूह, गैल्वेनीकरण, ठीक है, और दहन स्तरीकरण। ये यहाँ पर कुछ टिप्पणियां दी है जो आपको याद करनी होंगी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जो प्रकाश संश्लेषण है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पर गलत लिखा है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है क्यों, ये क्वेश्चन आपका बनकर आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर हमने लिया है रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन रखता है यौगिकों के आईयूपीएसी नाम आपसे लिखने के लिए कहे जा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विलयन की तनुता से अम्ल और क्षार की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीन जब आप किसी विलयन को तनु करते हैं, मीन उसमें जल मिलाते हैं, तो उसकी अम्लीयता और उसकी क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नीचे हमने यहाँ पर लिया है निम्नलिखित यौगिकों के बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए। आपको इनके बनाने की विधि, गुण और उपयोग याद करने होंगे। इनके गुण जरूर याद रखेंगे, बनाने की विधि की समीकरण जरूर याद कर लेंगे।
इसके बाद 14 में यहाँ पर लिया है अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषाएं क्या है। अम्ल और क्षार की परिभाषा, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद पीएच मान हमने यहाँ पर लिया और कुछ मुख्य पदार्थों के आपको पीएच मान भी याद करने होंगे। जैसे दूध का कितना होता है, सोडियम क्लोराइड का कितना होता है, ठीक है, आपको इनके कम से कम पीएच मान यहाँ पर याद रखने होंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने यहाँ पर लिया है धातु और अधातु के गुण आपको याद करने होंगे और धातुएं विद्युत का चलन क्यों करती हैं इसका भी आपको कारण पता होना चाहिए। धातुओं में एकाकी इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण धातुएं क्या करती हैं, विद्युत का चलन करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित का कारण दीजिए। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्यों? तो सोडियम जो होता है वो अगर वायु में रखा जाए या फिर जल में रखा जाए तो ये वायु के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और जलने लगता है, इसलिए क्या करते हैं आप इसके केरोसिन में इसको डुबोकर रखा जाता है। इसके अलावा तांबे और पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थों को नहीं रखते हैं। तो खट्टे पदार्थों को इसलिए नहीं रखते हैं, खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है और अम्ल क्या होता है, तांबे और पीतल से अभिक्रिया कर लेता है, विषैला पदार्थ बना लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर कहा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इनके उदाहरण दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार। उभयधर्मी ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड होता है, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये दोनों ही क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। इसके बाद 19 में यहाँ पर देखते हैं सोना चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो तीनों ही धातुएं क्या हो, निष्क्रिय धातुएं हैं और चमकदार भी होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर कहा है कार्बन के संकलन गुण को समझाइए। कार्बन का संकलन गुण क्या होता है? संकलन गुण का मतलब होता है कार्बन में अपने ही परमाणु के साथ में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला और शाखित श्रृंखला या फिर एक चक्रीय संरचना बनाने का गुण होता है, इसको ही आप कार्बन का संकलन गुण कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषाएं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है, उनको आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। जबकि असंतृप्त कौन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या फिर त्रिबंध हो जाता है, उनको आप असंतृप्त बोल सकते हैं। इसके बाद एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य सूत्र आपको पता होना चाहिए। एल्केन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले। अगर हम इनका फॉर्मूला देखें तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसके बाद एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह आपको पता होने चाहिए। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH, कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। इनके आपको अनुलग्न भी पता होने चाहिए। जैसे एल्कोहल होता है तो नाम में O लग जाता है, कीटोन होता है तो नाम में ONE आ जाता है और एल्डिहाइड होता है तो नाम के आगे अल आ जाता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 24 में अगर हम यहाँ पे देखें तो 24 में साबुन का रासायनिक नाम और यहाँ पर आपसे सूत्र पूछा गया है। ये सोडियम पॉर्मिटेट या सोडियम स्टेरिएट लिख सकते हैं। फॉर्मूला बन जाता है C17H35COONA, मीन C17H35COONA, ये फॉर्मूला बन सकता है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण में हम दहन पढ़ते हैं, एक हाइड्रोजनीकरण पढ़ते हैं, आपको ये दोनों गुण जरूर पता होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन में हमने फिर से यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण ही ले लिया। हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका अनुप्रयोग यहाँ पर आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन 27 में हमने यहाँ पर लिया है जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम ऐसे प्रक्रम जो कि जीवधारियों में जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो 28 में यहाँ पर कहा गया है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। मीन अगर आप कठोर जल में साबुन मिलाते हैं तो झाग जो होते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं। कारण क्या होता है, कम बन लेते हैं क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। इसके बाद ATP, ADP और NADP का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। तो 30 में कहा है रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं और किन्हीं दो तरल ऊतकों के नाम लिखने हैं। पित्तरस क्या है और ये कहाँ से स्रावित होता है और कहाँ संचित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिया है धमनी किसे कहते हैं। तो धमनी की परिभाषा लिखनी है और साथ साथ हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है इसके भी कार्य आपको यहाँ पर बताने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 34 में हमने यहाँ पर लिया है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। बंद और खुला परिसंचरण तंत्र क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अमीबा में पोषण कैसे होता है इसका सचित्र वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अगर हम देखते हैं तो 37 में कहा गया है एंजाइम क्या होते हैं, पाचक एंजाइम के बारे में आपको बताना है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जीवों में ऊर्जा प्राप्त होने के लिए विभिन्न पथों का वर्णन करना है, किस किस प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जीवों में होता है। इसके बाद 39 में अगर हम देखते हैं तो 39 यहाँ पर आ जाता है मनुष्य के पाचन तंत्र और हृदय की नामांकित चित्र सहित संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन तंत्र और हृदय इन दोनों की संरचना आ सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में उत्सर्जित तंत्र को हमने यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद श्वसन अंग का नामांकित चित्र और उसके कार्य बताने। क्वेश्चन नंबर 42 में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 में मानव हृदय की संरचना और कार्यों का वर्णन करने के लिए कहा गया है। 43 में प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि आपको समझानी है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखते हैं। 44 में कहा गया है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं तो 45 में कहा गया है मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण ऊपर भी आया था, यहाँ पर आपके प्रयोग के द्वारा उसको समझा। इसके बाद 47 में देखते हैं तो 47 में यहाँ पर कुछ अंतर करने के लिए कहा गया है। जैसे आपको ये कुछ मेन अंतर आपको जरूर याद करने होंगे। द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन में क्या अंतर है, परागण निषेचन में क्या अंतर है, शोषण दहन में क्या अंतर है, अवशोषण स्वांगीकरण में क्या अंतर है, रुधिर लसिका में, शोषण श्वासोच्छ्वास में, ऑक्सी अनॉक्सी शोषण, ये आपको पता होने चाहिए। 48 में हमने यहाँ पर लिया है कायिक जनन और कायिक जनन का महत्व। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कायिक जनन जरूर याद करके जाएंगे आप। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों में असाधारण समानताएं क्यों पाई जाती है। जो अलैंगिक जनन से संतानें उत्पन्न होती है उसमें असाधारण समानता मतलब कि समानता ही रहती है, सारे गुण एक जैसे रहते हैं। कारण क्या होता है आपको ये इसके बारे में बताना है। इसके अलावा यहाँ पर नेफ्रॉन व्रकाणु की संरचना और कार्यविधि बतानी है। 51 में यहाँ पर निषेचन लिया है और निषेचन क्या है और बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में अंतर भी बताने के लिए कहा गया है। पॉइंट नंबर 52 में यौवन अवस्था के समय बालक और बालिकाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 अगर हम यहाँ पे देखें तो 53 में यहाँ पर कहा है आनुवंशिकी किसे कहते हैं और इसकी खोज किसने की। आनुवंशिकी किसे कहा जाता है और इसकी खोज जो थी वो ग्रेगोर जॉन मेंडल ने की थी, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में अगर हम यहाँ पे देखते हैं 54 में कहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को क्यों चुना था। यहाँ पर मटर नहीं है, ये मटर का पौधा है, ठीक है। तो मटर के पौधे को क्यों चुना था और मेंडल द्वारा दिए गए नियमों का भी वर्णन करना है। मीन जो उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे आपको उसका भी वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ देखते हैं तो 55 में पुनरुद्ध भवन से आप क्या समझते हो उसको एक्सप्लेन करना है। ये अलैंगिक जनन का प्रकार है, आपको पढ़ देना है। एचआईवी एड्स पर आपको टिप्पणी याद कर लेनी है। समयुग्मजी और विषम युग्मजी में आपको अंतर यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं तो 58 में यहाँ पर लिया है पर्णरंध्र क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का भी आपको वर्णन कर लेना है। इसके बाद 58 में देखते हैं तो 58 में कहा है प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्धारण वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में अगर हम देखें तो 61 में यहाँ पर लिया है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का आपको वर्णन करना है। उस दर्पण का नाम बताना है जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सिर्फ दर्पण का यहाँ पर नाम बताना है जो कि हमेशा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब मीन बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण क्या होता है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। यहाँ पर आप अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। 63 में अगर हम यहाँ पे देखें 63 में फिर से यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा है कुछ, जैसे कि फोकस दूरी है, प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण, विकिरणन, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, अपवर्तनांक और प्रकाश का स्पेक्ट्रम। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के आपको उपयोग याद कर लेने। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में हमने यहाँ पर लिया है निकट बिंदु और दूर बिंदु और नेत्र की समंजन क्षमता। निकट बिंदु क्या होता है, जो ये वह दूरी, वह समीप स्थित वह दूरी जहां पर प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट बन सकता है उसको निकट बिंदु कह सकते हैं। और दूर स्थित वह बिंदु जहां पर हमारा नेत्र द्वारा प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट बन सकता है उसको दूर बिंदु आप बोल सकते हैं।
समझने क्षमता, मानव नेत्र क्या होते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है, इसको ही आप नेत्र की समझने क्षमता कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घरेलू परिपथ में कौन कौन से तारों का उपयोग किया जाता है, इनके आवरण का रंग भी बताइए। तो 3 प्रकार के तार होते हैं, गर्म तार, ठंडा तार और भू संपर्कित तार। तो इनके कौन कौन से आवरण होते हैं आपको ये भी बताने हैं। उसके बाद आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तो ये प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं। तो 68 में कहा है हम आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही दिखाई देता है। मीन जब वर्षा होती है तो वर्षा के पश्चात ही इंद्रधनुष दिखाई देता है, इसका कारण आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसमान का रंग नीला लाल क्यों हो जाता है। मीन जब सूर्य या सूर्योदय होता है तो जो सूरज होता है और उसका आसपास का जो आसमान होता है वो भी क्या होता है, लाल हो जाता है, इसका भी कारण आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं। तो 70 में यहाँ पर कहा है जरा दूरदृष्टिता क्या है, इसके कारण निवारण बताने, साथ साथ निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के कारण और निवारण का भी वर्णन करना है। तो ये 71 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपको इस बार देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 में मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए कहा गया है। 73 में ओम का नियम आपको करना है। 74 में हमने यहाँ पर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का डेरिवेशन लिया है। आपको प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का डेरिवेशन आपको याद करके जाना है। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, एक तो ये वाला, और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये भी आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ देखें। तो 75 में यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल लिया है। एक बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है, इसे 200 वोल्ट के में से जोड़ने पर इसका प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित धारा का मान आपको निकालना है। 76 में अगर हम देखते हैं तो 76 में कहा गया है किसी चालक तार में उत्पन्न ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसे आप जूल का नियम भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूल का नियम इस बार देखने को मिल सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद 77 में अगर हम देखें तो 77 में यहाँ पर दिया है लघु पतन और ओवरलोडिंग मीन अति भारण की व्याख्या करनी है। इसके बाद यहाँ पर ये फोकस दूरी से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल लिया है। 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 20 सेमी की दूरी पर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है और लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की प्रकृति और लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये लेंस वाला फॉर्मूला लगाकर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। तो 77 में फिर से हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिया है, इसको भी आप यहाँ पर देखेंगे। वक्रता त्रिज्या दी हुई है, वस्तु की दूरी दी हुई है और प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति निकालनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल और लिया है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 110 मीटर की दूरी तक देख सकता है और सही दृष्टि के लिए उसे लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और क्षमता की यहाँ पर गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 81 में यहाँ पर कहा गया है एक चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, उसका कुल आवेश और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर निकालनी है। इसके बाद यहाँ पर 82 में फिर से हमने कुछ शॉर्ट नोट यहाँ पर ली, टिप्पणियां ली है, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत विभव है, विद्युत प्रतिरोध और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 में हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी ये आया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ना है और इसके अलावा मैक्सवेल का पेंचकस का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आपको याद कर लेना। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए। दी संकर क्रॉस क्या है, घरों में वायरिंग में फ्यूज तार का क्या उपयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में हम यहाँ पे देखते हैं। तो कहा गया है धारावाही परिनालिका की चुंबकीय वेग रेखाओं का आरेख बनाना है और परिनालिका के अंदर अगर आप नर्म लोहे की छड़ रख देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 में यहाँ पर लिया है पादप दिशिक गति गति क्या होती है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गुरुत्वाकर्षण और प्रकाशानुवर्तन दोनों घटनाओं का आपको वर्णन करना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 में यहाँ पर अम्लीय वर्षा और इससे होने वाली हानियां, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में अंतर बताना है। 93 में हमने ओजोन परत और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इसके अलावा 94 की तरफ अगर हम चलते हैं तो 94 में जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर बताना है और ये वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं आपको ये भी देखना है। खेतों को कृत्रिम पायतंत्र क्यों कहा जाता है, जैविक आवर्धन और इसके विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन के प्रभाव कैसे होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ हम यहाँ पर
97 और 98 ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और 10% का नियम, ये आपको एक बार बोर्ड में जरूर देखने को मिल सकते हैं। 99 में अगर हम यहाँ पे देखें तो 99 हमने यहाँ पर लिया है पारितंत्र क्या है, इसके घटक आपको बताना है। पारितंत्र में अपघटक की भूमिका का आपको वर्णन करना है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन थे, जो टॉप 100 टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिए थे, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मीन अगर आपने ये सभी तैयार कर लिए तो आपके एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। 100% पेपर यहीं से होगा। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लें, आपके पास टाइम है अभी, आप इन सभी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, एग्जाम अच्छे से कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर